कुछ कहानियां किताबों में होती हैं और कुछ दिलों में बस जाती हैं। आप सुन रहे हैं कहानी के रास्ते, जहां लफ्जों से ज्यादा एहसास बोलते हैं। आज सुनिए मुंशी प्रेमचंद की लिखी उपन्यास गबन, भाग 44 से 47। रम्मा मोटर पर चला तो उसे कुछ सूझता न था, कुछ समझ में न आता था कहां जा रहा है। जाने हुए रास्ते उसके लिए अनजाने हो गए थे। उसे जालपा पर क्रोध न था, जरा भी नहीं। जग्गू पर भी उसे क्रोध न था। क्रोध था अपनी दुर्बलता पर, अपनी स्वार्थ लोलुपता पर, अपनी कायरता पर। पुलिस के वातावरण में उसका औचित्य ज्ञान भ्रष्ट हो गया था। वह कितना बड़ा अन्याय करने जा रहा है, उसका उसे केवल उस दिन ख्याल आया था जब जालपा ने समझाया था। फिर यह शंका मन में उठी ही नहीं। अफसरों ने बड़ी बड़ी आशाएं बंधकर उसे बहला रखा। वह कहते, अजी बीबी की कुछ फिक्र न करो। जिस वक्त तुम एक जड़ाऊ हार लेकर पहुंचोगे और रुपयों की थैली नजर कर दोगे, बेगम साहब का सारा गुस्सा भाग जाएगा। अपने सूबे में किसी अच्छी सी जगह पर पहुंच जाओगे, आराम से जिंदगी कटेगी। कैसा गुस्सा! इसकी कितनी ही आंखों देखी मिसालें दी गई। रमा चक्कर में फंस गया। फिर उसे जालपा से मिलने का अवसर ही न मिला। पुलिस का रंग जमता गया। आज वह जड़ाऊ हार जेब में रखे जालपा को अपनी विजय की खुशखबरी देने गया था। वह जानता था जालपा पहले कुछ नाक भौं सिकोड़ेगी, पर यह भी जानता था कि यह हार देखकर वह जरूर खुश हो जाएगी। कल ही संयुक्त प्रांत के होम सेक्रेटरी के नाम कमिश्नर पुलिस का पत्र उसे मिल जाएगा। 2-4 दिन यहां खूब सैर करके घर की राह लेगा। देवीदीन और जक्खू को भी वह अपने साथ ले जाना चाहता था। उनका एहसान वह कैसे भूल सकता था। यही मंसूबे मन में बांधकर वह जालपा के पास गया था, जैसे कोई भक्त फल और नैवेद्य लेकर देवता की उपासना करने जाए। पर देवता ने वरदान देने के बदले उसके थाल को ठुकरा दिया। उसके नैवेद्य उसकी ओर ताकने का साहस न कर सकता था। उसने सोचा, इसी वक्त जज के पास चलूं और सारी कथा कह सुनाऊं। पुलिस मेरी दुश्मन हो जाए, मुझे जेल में सड़ा डाले, कोई परवाह नहीं, सारी कलई खोल दूंगा। क्या जज अपना फैसला नहीं बदल सकता? अभी तो सभी मुजरिम हवालात में हैं। पुलिस वाले खूब दांत पीसेंगे, खूब नाचे यदेंगे, शायद मुझे कच्चा ही खा जाएं। इसी दुर्बलता ने तो मेरे मुंह में कालिख लगा दी। जालपा की वह क्रोधोन्भा मूर्ति उसकी आंखों के सामने फिर गई। ओह, कितने गुस्से में थी। मैं जानता कि वह इतना बिगड़ेगी तो चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाती, अपना बयान बदल देता। बड़ा चकमा दिया इन पुलिस वालों ने। अगर कहीं जज ने कुछ नहीं सुना और मुल्जिमों को बरी न किया तो जालपा मेरा मुंह न देखेगी। मैं उसके पास कौन मुंह लेकर जाऊंगा? फिर जिंदा रहकर ही क्या करूंगा? किसके लिए? उसने मोटर रोकी और इधर उधर देखने लगा। कुछ समझ में न आया, कहां आ गया। सहसा एक चौकीदार नजर आया। उसने उससे जज साहब के बंगले का पता पूछा। चौकीदार हंसकर बोला, हुजूर तो बहुत दूर निकल आए। यहां से तो 6-7 मील से कम न होगा। वह उधर चौरंगी की ओर रहते हैं। रमा चौरंगी का रास्ता पूछकर फिर चला। 9 बज गए थे। उसने सोचा, जज साहब से मुलाकात न हुई तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। बिना मिले हटूंगा ही नहीं। अगर उन्होंने सुन लिया तो ठीक ही है, नहीं कल हाईकोर्ट के जजों से कहूंगा, कोई तो सुनेगा। सारा वृत्तांत समाचार पत्रों में छपवा दूंगा, तब तो सबकी आंखें खुलेंगी। मोटर 30 मील की चाल से चल रही थी। 10 मिनट ही में चौरंगी आ पहुंची। यहां अभी तक वही चहल पहल थी, मगर रमा उसी झन्नाटे से मोटर लिए जाता था। सहसा एक पुलिसमैन ने लाल बत्ती दिखाई। वह रुक गया और बाहर सिर निकालकर देखा तो वही दारोगा जी। दारोगा ने पूछा, क्या अभी तक बंगले पर नहीं गए? इतनी तेज मोटर न चलाया कीजिए, कोई वारदात हो जाएगी। कहिए, बेगम साहब से मुलाकात हुई? मैंने तो समझा था वह भी आपके साथ होंगी। खुश तो खूब हुई होंगी। रमा को ऐसा क्रोध आया कि मूंछें उखाड़ लूं, पर बात बनाकर बोला, जी हां, बहुत खुश हुई। मैंने कहा था ना, औरतों की नाराजगी की वही दवा है। आप कांपे जाते थे। मेरी हिमाकत थी। चलिए, मैं भी आपके साथ चलता हूं। एक बाजी ताश उड़े और जरा सरूर जमेब डिप्टी साहब और इंस्पेक्टर साहब आएंगे। जोहरा को बुलवा लेंगे, 2 घड़ी की बाहर रहेगी। अब आप मिसेज रमानाथ को बंगले ही पर क्यों नहीं बुला लेते?
वहां उस खटिक के घर पड़ी हुई है। रमा ने कहा, अभी तो मुझे एक जरूरत से दूसरी तरफ जाना है, आप मोटर ले जाएं, मैं पांव पांव चला आऊंगा। दारोगा ने मोटर के अंदर जाकर कहा, नहीं साहब, मुझे कोई जल्दी नहीं है, आप जहां चलना चाहें चलिए, मैं जरा भी मुखिल न हूंगा। रमा ने कुछ चिढ़कर कहा, लेकिन मैं अभी बंगले पर नहीं जा रहा हूं। दारोगा ने मुस्कुराकर कहा, मैं समझ रहा हूं, लेकिन मैं जरा भी मुखिल न हूंगा। वही बेगम साहब, रमा ने बात काटकर कहा, जी नहीं, वहां मुझे नहीं जाना है। दारोगा, तो क्या कोई दूसरा शिकार है? बंगले पर भी आज कुछ कम बाहर न रहेगी, वहीं आपके दिल बहलाव का कुछ सामान हाजिर हो जाएगा। रमा ने एक बार की आंखें लाल करके कहा, क्या आप मुझे शोहदा समझते हैं? मैं इतना जलील नहीं हूं। दारोगा ने कुछ लज्जित होकर कहा, अच्छा साहब, गुनाह हुआ, माफ कीजिए, अब कभी ऐसी गुस्ताखी न होगी, लेकिन अभी आप अपने को खतरे से बाहर न समझें। मैं आपको किसी ऐसी जगह न जाने दूंगा जहां मुझे पूरा इत्मीनान न होगा। आपको खबर नहीं आपके कितने दुश्मन हैं, मैं आप ही के फायदे के ख्याल से कह रहा हूं। रमा ने होंठ चबाकर कहा, बेहतर हो कि आप मेरे फायदे का इतना ख्याल न करें। आप लोगों ने मुझे मलियामेट कर दिया और अब भी मेरा गला नहीं छोड़ते। मुझे अब अपने हाल पर मरने दीजिए, मैं इस गुलामी से तंग आ गया हूं। मैं मां के पीछे पीछे चलने वाला बच्चा नहीं बनना चाहता। आप अपनी मोटर चाहते हैं, शौक से ले जाइए। मोटर की सवारी और बंगले में रहने के लिए 15 आदमियों को कुर्बान करना पड़ा है। कोई जगह पा जाऊं तो शायद 1500 आदमियों को कुर्बान करना पड़े। मेरी छाती इतनी मजबूत नहीं है, आप अपनी मोटर ले जाइए। यह कहता हुआ वह मोटर से उतर पड़ा और जल्दी से आगे बढ़ गया। दारोगा ने कई बार पुकारा, जरा सुनिए, बात तो सुनिए, लेकिन उसने पीछे फिरकर देखा तक नहीं। जरा और आगे चलकर वह एक मोड़ से घूम गया। इसी सड़क पर जज का बंगला था। सड़क पर कोई आदमी न मिला। रमा कभी इस पटरी पर और कभी उस पटरी पर जा जाकर बंगलों के नंबर पढ़ता चला जाता था। सहसा एक नंबर देखकर वह रुक गया। 1 मिनट तक खड़ा देखता रहा कि कोई निकले तो उससे पूछूं, साहब हैं या नहीं। अंदर जाने की उसकी हिम्मत न पड़ती थी। ख्याल आया, जज ने पूछा, तुमने क्यों झूठी गवाही दी? तो क्या जवाब दूंगा? ये कहना कि पुलिस ने मुझसे जबरदस्ती गवाही दिलवाई, प्रलोभन दिया, मारने की धमकी दी, लज्जास्पद बात है। अगर वह पूछे कि तुमने केवल 2-3 साल की सजा से बचने के लिए इतना बड़ा कलंक सिर पर ले लिया, इतने आदमियों की जान लेने पर उतारू हो गए, उस वक्त तुम्हारी बुद्धि कहां गई थी, तो उसका मेरे पास क्या जवाब है? ख्वामख्वाह लज्जित होना पड़ेगा, बेवकूफ बनाया जाऊंगा। वह लौट पड़ा। इस लज्जा का सामना करने की उसमें सामर्थ्य न थी। लज्जा ने सदैव वीरों को परास्त किया है। जो काल से भी नहीं डरते, वे भी लज्जा के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं करते। आग में झोंक जाना, तलवार के सामने खड़े हो जाना, इसकी अपेक्षा कहीं सहज है। लाज की रक्षा ही के लिए बड़े बड़े राज्य मिट गए हैं, रक्त की नदियां बह गई हैं, प्राणों की होली खेल डाली गई है। उसी लाज ने आज रमा के पग भी पीछे हटा दिए। शायद जेल की सजा से वह इतना भयभीत न होता। रमा आधी रात गए सोया तो 9 बजे दिन तक नींद न खुली। वह स्वप्न देख रहा था, दिनेश को फांसी हो रही है। सहसा एक स्त्री तलवार लिए हुए फांसी की ओर दौड़ी और फांसी की रस्सी काट दी। चारों ओर हलचल मच गई। वह औरत जालपा थी। जालपा को लोग घेर कर पकड़ना चाहते थे, पर वह पकड़ में न आती थी। कोई उसके सामने जाने का साहस न कर सकता था। तब उसने एक छलांग मारकर रमा के ऊपर तलवार चलाई। रमा घबरा कर उठ बैठा। देखा तो दारोगा और इंस्पेक्टर कमरे में खड़े हैं और डिप्टी साहब आराम कुर्सी पर लेटे हुए सिगार पी रहे हैं। दारोगा ने कहा, आज तो आप खूब सोए बाबू साहब, कल कब लौटे थे? रमा ने एक कुर्सी पर बैठकर कहा, जरा देर बाद लौट आया था। इस मुकदमे की अपील तो हाई कोर्ट में होगी ना? इंस्पेक्टर, अपील क्या होगी, जाब्ते की पाबंदी होगी। आपने मुकदमे को इतना मजबूत कर दिया है कि वह अब किसी के हिलाए हिल नहीं सकता। हलफ से कहता हूं, आपने कमाल कर दिया। अब आप उधर से बेफिक्र हो जाइए। हाँ, अभी जब तक फैसला न हो जाए, यह मुनासिब होगा कि आपकी हिफाजत का ख्याल रखा जाए।
इसलिए फिर पहरे का इंतजाम कर दिया गया है। इधर हाई कोर्ट से फैसला हुआ, उधार आपको जगह मिली। डिप्टी साहब ने सिगार का धुआं फेंक कर कहा, यह डी ओ कमिश्नर साहब ने आपको दिया है, जिसमें आपको कोई तरह की शक न हो। देखिए, यू पी के होम सेक्रेटरी के नाम है। आप वहां यह डी ओ दिखाएंगे, वह आपको कोई बहुत अच्छी जगह दे देगा। इंस्पेक्टर, कमिश्नर साहब आपसे बहुत खुश हैं, हलफ से कहता हूं। डिप्टी, बहुत खुश हैं। वह यू पी को अलग डायरेक्ट भी चिट्ठी लिखेगा। तुम्हारा भाग्य खुल गया। यह कहते हुए उसने डी ओ रमा की तरफ बढ़ा दिया। रमा ने लिफाफा खोलकर देखा और एकाएक उसको फाड़कर पुर्जे पुर्जे कर डाला। वह तीनों आदमी विस्मय से उसका मुंह ताकने लगे। दारोगा ने कहा, रात बहुत पी गए थे क्या? आपके हक में अच्छा ना होगा। इंस्पेक्टर, हलफ से कहता हूं, कमिश्नर साहब को मालूम हो जाएगा तो बहुत नाराज होंगे। डिप्टी, इसका कुछ मतलब हमारे समझ में नहीं आया। इसका क्या मतलब है? रमानाथ, इसका यह मतलब है कि मुझे इस डी ओ की जरूरत नहीं है और न मैं नौकरी चाहता हूं। मैं आज ही यहां से चला जाऊंगा। डिप्टी, जब तक हाई कोर्ट का फैसला न हो जाए तब तक आप कहीं नहीं जा सकता। रमानाथ, क्यों? डिप्टी कमिश्नर साहब का यह हुक्म है। रमानाथ, मैं किसी का घुसलाम नहीं हूं। इंस्पेक्टर बाबू, रमानाथ, आप क्यों बना बनाया खेल बिगाड़ रहे हैं? जो कुछ होना था वह हो गया। 10-5 दिन में हाई कोर्ट से फैसले की तस्दीक हो जाएगी। आपकी बेहतरी इसी में है कि जो सिला मिल रहा है उसे खुशी से लीजिए और आराम से जिंदगी के दिन बसर कीजिए। खुदा ने चाहा तो एक दिन आप भी किसी ऊंचे ओहदे पर पहुंच जाएंगे। इससे क्या फायदा कि अफसरों को नाराज कीजिए और कैद की मुसीबतें झेलिए। हलफ से कहता हूं, अफसरों की जरा सी निगाह बदल जाए तो आपका कहीं पता न लगे। हलफ से कहता हूं, एक इशारे में आपको 10 साल की सजा हो जाए। आप हैं किस ख्याल में? हम आपके साथ शरारत नहीं करना चाहते। हाँ, अगर आप हमें सख्ती करने पर मजबूर करेंगे तो हमें सख्ती करनी पड़ेगी। जेल को आसान न समझिएगा। खुदा दोजख में ले जाए पर जेल की सजा न दे। मार धाड़, गाली गुतरी, वह तो वहां की मामूली सजा है। चक्की में जोत दिया तो मौत ही आ गई। हलफ से कहता हूं, दोजख से बदतर है जेल। दारोगा, ये बेचारे अपनी बेगम साहब से माजूर हैं। वह शायद इनके जान की गाहक हो रही हैं। उनसे इनकी कोर दबती है। इंस्पेक्टर, क्या हुआ? कल तो वह हार दिया था ना, फिर भी राजी नहीं हुई? रमा ने कोट की जेब से हार निकालकर मेज पर रख दिया और बोला, वह हार यह रखा हुआ है। इंस्पेक्टर, अच्छा, इसे उन्होंने नहीं कबूल किया। डिप्टी कोई प्राउड लेडी है। इंस्पेक्टर, कुछ उनकी भी मिजाज पुरसी करने की जरूरत होगी। दारोगा, यह तो बाबू साहब के रंग ढंग और सलीके पर मुनहसर है। अगर आप ख्वामख्वाह हमें मजबूर न करेंगे तो हम आपके पीछे न पड़ेंगे। डिप्टी, उस खटिक से भी मुचलका ले लेना चाहिए। रमानाथ के सामने एक नई समस्या आ खड़ी हुई, पहली से कहीं जटिल, कहीं भीषण। संभव था वह अपने को कर्तव्य की वेदी पर बलिदान कर देता, 2-4 साल की सजा के लिए अपने को तैयार कर लेता। शायद इस समय उसने अपने आत्मसमर्पण का निश्चय कर लिया था, पर अपने साथ जालपा को भी संकट में डालने का साहस वह किसी तरह न कर सकता था। वह पुलिस के शिकंजे में कुछ इस तरह दब गया था कि अब उसे बेदाग निकल जाने का कोई मार्ग दिखाई न देता था। उसने देखा कि इस लड़ाई में मैं पेश नहीं पा सकता। पुलिस सर्वशक्तिमान है, वह मुझे जिस तरह चाहे दबा सकती है। उसके मिजाज की तेजी गायब हो गई। विवश होकर बोला, आखिर आप लोग मुझसे क्या चाहते हैं? इंस्पेक्टर ने दारोगा की ओर देखकर आंखें मारी, मानो कह रहे हों, आ गया पंजे में, और बोले, बस इतना ही कि आप हमारे मेहमान बने रहें और मुकदमे के हाई कोर्ट में तय हो जाने के बाद यहां से रुखसत हो जाएं, क्योंकि उसके बाद हम आपकी हिफाजत के जिम्मेदार न होंगे। अगर आप कोई सर्टिफिकेट लेना चाहेंगे तो वह दे दी जाएगी, लेकिन उसे लेने या न लेने का आपको पूरा अख्तियार है। अगर आप होशियार हैं तो उसे लेकर फायदा उठाएंगे, नहीं इधर उधर के धक्के खाएंगे। आपके ऊपर गुनाह बेलज्जत की मसल सादिक आएगी।
इसके सिवा हम आपसे और कुछ नहीं चाहते। बहलफ से कहता हूं, हर एक चीज जिसकी आपको ख्वाहिश हो यहां हाजिर कर दी जाएगी, लेकिन जब तक मुकदमा खत्म हो जाए आप आजाद नहीं हो सकते। रमानाथ ने दीनता के साथ पूछा, सैर करने तो जा सकूंगा या वह भी नहीं? इंस्पेक्टर ने सूत्र रूप से कहा, जी नहीं। दारोगा ने उस सूत्र की व्याख्या की, आपको वह आजादी दी गई थी, पर आपने उसका बेजा इस्तेमाल किया। जब तक इसका इत्मीनान न हो जाए कि आप उसका जायज इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, आप उस हक से महरूम रहेंगे। दारोगा ने इंस्पेक्टर की तरफ देखकर मानो इस व्याख्या की दाद देनी चाहिए, जो उन्हें सहर्ष मिल गई। तीनों अफसर रुखसत हो गए और रमा एक सिगार जलाकर इस विकट परिस्थिति पर विचार करने लगा। 1 महीना और निकल गया। मुकदमे के हाई कोर्ट में पेश होने की तिथि नियत हो गई है। रमा के स्वभाव में फिर वही पहले की सी भीरुता और खुशामद आ गई है। अफसरों के इशारे पर नाचता है। शराब की मात्रा पहले से बढ़ गई है। विलासिता ने मानो पंजे में दबा लिया है। कभी कभी उसके कमरे में एक वेश्या जोहरा भी आ जाती है, जिसका गाना वह बड़े शौक से सुनता है। एक दिन उसने बड़ी हसरत के साथ जोहरा से कहा, मैं डरता हूं कहीं तुमसे प्रेम न बढ़ जाए। उसका नतीजा इसके सिवा और क्या होगा कि रो रो कर जिंदगी काटूं। तुमसे वफा की उम्मीद और क्या हो सकती है? जोहरा दिल में खुश होकर अपनी बड़ी बड़ी रत्नारी आंखों से उसकी ओर ताकती हुई बोली, हां साहब, हम वफा क्या जाने, आखिर वेश्या ही तो ठहरी। बेवफा वेश्या भी कहीं वफादार हो सकती है। रमा ने आपत्ति करके पूछा, क्या इसमें कोई शक है? जोहरा, नहीं, जरा भी नहीं। आप लोग हमारे पास मोहब्बत से लबालब भरे दिल लेकर आते हैं, पर हम उसकी जरा भी कद्र नहीं करती। यही बात है ना? रमानाथ, बेशक। जोहरा, मुआफ कीजिएगा, आप मर्दों की तरफदारी कर रहे हैं। हक ये है कि वहां आप लोग दिल बहलाव के लिए जाते हैं, महज गम गलत करने के लिए, महज आनंद उठाने के लिए। जब आपको वफा की तलाश ही नहीं होती तो वह मिले क्यों कर? लेकिन इतना मैं जानती हूं कि हम में जितनी बेचारियां मर्दों की बेवफाई से निराश होकर अपना आराम चैन खो बैठती हैं, उनका पता अगर दुनिया को चले तो आंखें खुल जाएं। यह हमारी भूल है कि तमाशबीनों से वफा चाहते हैं, चील के घोंसले में मांस ढूंढते हैं, पर प्यासा आदमी अंधे कुएं की तरफ दौड़े तो मेरे ख्याल में उसका कोई कसूर नहीं। उस दिन रात को चलते वक्त जोहरा ने दारोगा को खुशखबरी दी, आज तो हजरत खूब मजे में आए। खुदा ने चाहा तो 2-4 दिन के बाद बीवी का नाम भी न लें। दारोगा ने खुश होकर कहा, इसीलिए तो तुम्हें बुलाया था। मजा तो जब है कि बीवी यहां से चली जाए, फिर हमें कोई गम न रहेगा। मालूम होता है स्वराज्य वालों ने उस औरत को मिला लिया है। ये सब एक ही शैतान है। जोहरा की आमोदरफ्त बढ़ने लगी, यहां तक कि रमा खुद अपने चकमे में आ गया। उसने जोहरा से प्रेम जताकर अफसरों की नजर में अपनी साख जमानी चाही थी, पर जैसे बच्चे खेल में रो पड़ते हैं, वैसे ही उसका प्रेमाभिनय भी प्रेमोन्माद बन बैठा। जोहरा उसे अब वफा और मोहब्बत की देवी मालूम होती थी। वह जालपा की सी सुंदरी न सही, बातों में उससे कहीं चतुर, हाव भाव में कहीं कुशल, सम्मोहन कला में कहीं पटु थी। रमा के हृदय में नए नए मंसूबे पैदा होने लगे। एक दिन उसने जोहरा से कहा, जोहरा, जुदाई का समय आ रहा है, 2-4 दिन में मुझे यहां से चला जाना पड़ेगा, फिर तुम्हें क्यों मेरी याद आने लगी? जोहरा ने कहा, मैं तुम्हें न जाने दूंगी, यहीं कोई अच्छी सी नौकरी कर लेना, फिर हम तुम आराम से रहेंगे। रमा ने अनुरक्त होकर कहा, दिल से कहती हो जोहरा, देखो तुम्हें मेरे सिर की कसम, दग्गा मत देना। जोहरा, अगर यह खौफ हो तो निकाह पढ़ा लो, निकाह के नाम से चिढ़ हो तो ब्याह कर लो, पंडितों को बुलाओ। अब इसके सिवा मैं अपनी मोहब्बत का और क्या सबूत दूं? रमा निष्कपट प्रेम का यह परिचय पाकर विह्वल हो उठा। जोहरा के मुंह से निकलकर इन शब्दों की सम्मोहक शक्ति कितनी बढ़ गई थी। यह कामिनी जिस पर बड़े बड़े रईस फिदा हैं, मेरे लिए इतना बड़ा त्याग करने को तैयार है। जिस खान में औरों को बालू ही मिलता है, उसमें जिसे सोने के डल्ले मिल जाएं, क्या वह परम भाग्यशाली नहीं है?
रमा के मन में कई दिनों तक संग्राम होता रहा। जालपा के साथ उसका जीवन कितना नीरस, कितना कठिन हो जाएगा। वह पग पग पर अपना धर्म और सत्य लेकर खड़ी हो जाएगी और उसका जीवन एक दीर्घ तपस्या, एक स्थायी साधना बनकर रह जाएगा। सात्विक जीवन कभी उसका आदर्श नहीं रहा। साधारण मनुष्यों की भांति वह भी भोग विलास करना चाहता था। जालपा की ओर से हटकर उसका विलासासक्त मन प्रबल वेग से जोहरा की ओर खींचा। उसको व्रत धारिणी वेश्याओं के उदाहरण याद आने लगे। उसके साथ ही चंचल वृत्ति की गृहिणियों की मिसालें भी आ पहुंची। उसने निश्चय किया, यह सब ढकोसला है। न कोई जन्म से निर्दोष है, न कोई दोषी। यह सब परिस्थिति पर निर्भर है। जोहरा रोज आती और बंधन में एक गांठ और देकर जाती। ऐसी स्थिति में संयमी युवक का आसन भी डोल जाता। रमा तो विलासी था। अब तक वह केवल इसलिए इधर उधर न भटक सका था कि ज्यों ही उसके पंख निकले, जालिये ने उसे अपने पिंजरे में बंद कर दिया। कुछ दिन पिंजरे से बाहर रहकर भी उसे उड़ने का साहस न हुआ। अब उसके सामने एक नवीन दृश्य था। वह छोटा सा कुल्हियों वाला पिंजरा नहीं, बल्कि एक गुलाबों से लहराता हुआ बाग, जहां की कैद में स्वाधीनता का आनंद था। वह इस बाग में क्यों न क्रीड़ा का आनंद उठाए। जोहरा ने पूछा, आज किसी की याद आ रही है क्या? ये कहते हुए उसने अपनी गोल नर्म मक्खन सी बांह उसकी गर्दन में डालकर उसे अपनी ओर खींचा। रमा ने अपनी तरफ जरा भी जोर न किया। उसके हृदय पर अपना मस्तक रख दिया, मानो अब यही उसका आश्रय है। जोहरा ने कोमलता में डूबे हुए स्वर में पूछा, सच बताओ, आज इतने उदास क्यों हो? क्या मुझसे किसी बात पर नाराज हो? रमा ने आवेश से कांपते हुए स्वर में कहा, नहीं जोहरा, तुमने मुझ अभागे पर जितनी दया की है उसके लिए मैं हमेशा तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। तुमने उस वक्त मुझे संभाला जब मेरे जीवन की टूटी हुई किश्ती गोते खा रही थी। वे दिन मेरी जिंदगी के सबसे मुबारक दिन हैं और उनकी स्मृति को मैं अपने दिल में बराबर पूजता रहूंगा। मगर अभागों को मुसीबत बार बार अपनी तरफ खींचती है। प्रेम का बंधन भी उन्हें उस तरफ खींच जाने से नहीं रोक सकता। मैंने जालपा को जिस सूरत में देखा है वह मेरे दिल को भालों की तरह छेद रहा है। वह आज फटे मैले कपड़े पहने सिर पर गंगा जल का कलसा लिए जा रही थी। उसे इस हालत में देखकर मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। मुझे अपनी जिंदगी में कभी इतना रंज न हुआ था। जोहरा, कुछ नहीं कह सकता उस पर क्या बीत रही है। जोहरा ने पूछा, वह तो उस बूढ़े मालदार खटिक के घर पर थी। रमानाथ, हां थी तो, पर नहीं कह सकता क्यों वहां से चली गई। इंस्पेक्टर साहब मेरे साथ थे। उनके सामने मैं उससे कुछ पूछ तक न सका। मैं जानता हूं वह मुझे देखकर मुंह उधर लेती और शायद मुझे जलील समझती, मगर कम से कम मुझे इतना तो मालूम हो जाता कि वह इस वक्त इस दशा में क्यों है। हरा, तुम मुझे चाहे दिल में जो कुछ समझ रही हो, लेकिन मैं इस ख्याल में मग्न हूं कि तुम्हें मुझसे प्रेम है और प्रेम करने वालों से हम कम से कम हमदर्दी की आशा करते हैं। ब यहां एक भी ऐसा आदमी नहीं जिससे मैं अपने दिल का कुछ हाल कह सयम। ब तुम भी मुझे रास्ते पर लाने ही के लिए भेजी गई थी, मगर तुम्हें मुझ पर दया आई। शायद तुमने गिरे हुए आदमी पर ठोकर मारना मुनासिब न समझा। अगर आज हम और तुम किसी वजह से रूठ जाएं, तो क्या कल तुम मुझे मुसीबत में देखकर मेरे साथ जरा भी हमदर्दी न करोगी? क्या मुझे भूखों मरते देखकर मेरे साथ उससे कुछ भी ज्यादा सलूक न करोगी जो आदमी कुत्तों के साथ करता है? मुझे तो ऐसी आशा नहीं। जहां एक बार प्रेम ने वास किया हो वहां उदासीनता और विराग चाहे पैदा हो जाए, हिंसा का भाव नहीं पैदा हो सकता। क्या तुम मेरे साथ जरा भी हमदर्दी न करोगी जोहरा? तुम अगर चाहो तो जालपा का पूरा पता लगा सकती हो। वह कहां है, क्या करती है, मेरी तरफ से उसके दिल में क्या ख्याल है, घर क्यों नहीं जाती, यहां कब तक रहना चाहती है। अगर तुम किसी तरह जालपा को प्रयाग जाने पर राजी कर सको जोहरा, तो मैं उम्र भर तुम्हारी गुलामी करूंगा। इस हालत में मैं उसे नहीं देख सकता। शायद आज ही रात को मैं यहां से भाग जाऊं। मुझ पर क्या गुजरेगी इसका मुझे जरा भी भय नहीं है। मैं बहादुर नहीं हूं, बहुत ही कमजोर आदमी हूं। हमेशा खतरे के सामने मेरा हौसला पस्त हो जाता है, लेकिन मेरी बेगैरती भी यह चोट नहीं सह सकती। जोहरा वेश्या थी। उसको अच्छे बुरे सभी तरह के आदमियों से साबिका पड़ चुका था।
उसकी आंखों में आदमियों की परख थी। उसको इस परदेशी युवक में और अन्य व्यक्तियों में एक बड़ा फर्क दिखाई देता था। पहले वह यहां भी पैसे की गुलाम बनकर आई थी, लेकिन 2-4 दिन के बाद ही उसका मन रमा की ओर आकर्षित होने लगा। प्रौढ़ा स्त्रियां अनुराग की अवहेलना नहीं कर सकती। रमा में और सब दोष हों, पर अनुराग था। इस जीवन में जौहरा को यह पहला आदमी ऐसा मिला था जिसने उसके सामने अपना हृदय खोलकर रख दिया, जिसने उससे कोई पर्दा न रखा। ऐसे अनुराग रत्न को वह खोना नहीं चाहती थी। उसकी बात सुनकर उसे जरा भी ईर्ष्या न हुई, बल्कि उसके मन में एक स्वार्थमय सहानुभूति उत्पन्न हुई। इस युवक को, जो प्रेम के विषय में इतना सरल था, वह प्रसन्न करके हमेशा के लिए अपना गुलाम बना सकती थी। उसे जालपा से कोई शंका न थी। जालपा कितनी ही रूपवती क्यों न हो, जौहरा अपने कला कौशल से, अपने हाव भाव से उसका रंग फीका कर सकती थी। इसके पहले उसने कई महान सुंदरी खतरानियों को रुलाकर छोड़ दिया था। फिर जालपा किस गिनती में थी? जौहरा ने उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा, तो इसके लिए तुम क्यों इतना रंज करते हो प्यारे? जौहरा तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार है। मैं कल ही जालपा का पता लगाऊंगी और वह यहां रहना चाहेगी तो उसके आराम के सब सामान कर दूंगी। जाना चाहेगी तो रेल पर भेज दूंगी। रमा ने बड़ी दीनता से कहा, एक बार मैं उससे मिल लेता तो मेरे दिल का बोझ उतर जाता। जौहरा चिंतित होकर बोली, यह तो मुश्किल है प्यारे, तुम्हें यहां से कौन जाने देगा? रमानाथ, कोई तदबीर बताओ। जौहरा, मैं उसे पार्क में खड़ी कर आऊंगी। तुम डिप्टी साहब के साथ वहां जाना और किसी बहाने से उससे मिल लेना। इसके सिवा तो मुझे और कुछ नहीं सूझता। रमा अभी कुछ कहना ही चाहता था कि दारोगा जी ने पुकारा, मुझे भी खिलवत में आने की इजाजत है। दोनों संभल बैठे और द्वार खोल दिया। दारोगा जी मुस्कुराते हुए आए और जौहरा की बगल में बैठकर बोले, यहां आज सन्नाटा कैसा? क्या आज खजाना खाली है? जौहरा, आज अपने दस्ते हिनाई से एक जाम भर कर दो। रमानाथ, भाईजान नाराज न होना। रमा ने कुछ तुर्श होकर कहा, इस वक्त तो रहने दीजिए दारोगा जी, आप तो पिए हुए नजर आते हैं। दारोगा ने जौहरा का हाथ पकड़कर कहा, बस एक जाम जौहरा, और एक बात और, आज मेरी मेहमानी कबूल करो। रमा ने तेवर बदलकर कहा, दारोगा जी, आप इस वक्त यहां से जाएं, मैं ये गवारा नहीं कर सकता। दारोगा ने नशीली आंखों से देखकर कहा, क्या आपने पट्टा लिखा लिया है? रमा ने कड़क कर कहा, जी हां, मैंने पट्टा लिखा लिया है। दारोगा, तो आपका पट्टा खारिज। रमानाथ, मैं कहता हूं यहां से चले जाइए। दारोगा, अच्छा, अब तो मेंढकी को भी जुकाम पैदा हुआ, क्यों न हो, चलो जौहरा, इन्हें यहां बकने दो। ये कहते हुए उन्होंने जौहरा का हाथ पकड़कर उठाया। रमा ने उनके हाथ को झटका देकर कहा, मैं कह चुका, आप यहां से चले जाएं। जौहरा इस वक्त नहीं जा सकती। अगर वह गई तो मैं उसका और आपका दोनों का खून पी जाऊंगा। जौहरा मेरी है और जब तक मैं हूं कोई उसकी तरफ आंख नहीं उठा सकता। यह कहते हुए उसने दारोगा साहब का हाथ पकड़कर दरवाजे के बाहर निकाल दिया और दरवाजा जोर से बंद करके सिटकनी लगा दी। दारोगा जीबलिष्ठ आदमी थे, लेकिन इस वक्त नशे ने उन्हें दुर्बल बना दिया था। बाहर बरामदे में खड़े होकर वह गालियां बकने और द्वार पर ठोकर मारने लगे। रमा ने कहा, कहो तो जाकर बच्चा को बरामदे के नीचे ढकेल दूं, शैतान का बच्चा। जौहरा, बकने दो, आप ही चला जाएगा। रमानाथ चला गया। जौहरा ने मग्न होकर कहा, तुमने बहुत अच्छा किया, सुअर को निकाल बाहर किया, मुझे ले जाकर दिख करता। क्या तुम सचमुच उसे मारते? रमानाथ, मैं उसकी जान लेकर छोड़ता। मैं उस वक्त अपने आपे में न था, न जाने मुझ में उस वक्त कहां से इतनी ताकत आ गई थी। जौहरा, और जो वह कल से मुझे न आने दे तो? रमानाथ, कौन? अगर इस बीच में उसने जरा भी भांजी मारी तो गोली मार दूंगा। वह देखो, ताक पर पिस्तौल रखा हुआ है। तुम अब मेरी हो जौहरा। मैंने अपना सब कुछ तुम्हारे कदमों पर निसार कर दिया और तुम्हारा सब कुछ पाकर ही मैं संतुष्ट हो सकता हूं। तुम मेरी हो, मैं तुम्हारा हूं।
किसी तीसरी औरत या मर्द को हमारे बीच में आने का मजाज नहीं है जब तक मैं मर न जाऊं। जोहरा की आंखें चमक रही थीं। उसने रमा की गर्दन में हाथ डालकर कहा, ऐसी बात मुंह से न निकालो प्यारे। आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी उपन्यास गबन।